जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMGK स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता हुआ कि एसएससी जीडी की जो 2025 में सामान्य ज्ञान की जो बुक आई है अंकित भाटी सर की, हम उसे पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले इतिहास मतलब कि हिस्ट्री को स्टार्ट किया है, जिसमें हम 51 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है। इससे आगे हम आज पढ़ेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखो दोस्तों, हम इसमें 51 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज हम 52वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देखो देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की डैश भाषा में दी है। भाई, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा कौन सी भाषा में दी? पाली में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। कौन सी में? पाली में। ठीक है। देखो, इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो। गौतम बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में अपने उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी कौन सी? श्रावस्ती में दिए। अगर पूछे सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? भाई, जैन धर्म के नियमों का पालन किसके लिए अधिक कठिन था? किसानों के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। किसके लिए? किसानों के लिए। ठीक है। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पंच महाव्रत, जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन कौन से? एक तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक है। और त्रिरत्न है जैन धर्म के। त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है। भी जैन धर्म किससे संबंधित है? ये भी किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है। जैन धर्म में 10 लक्षण तथा 7 शील व्रतों का भी उल्लेख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध साक्यगढ़ नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे और एक डैश थे। कौन से? एक क्षत्रिय। बुद्ध कौन है? क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है। क्षत्रिय। बुद्ध साक्यगढ़ से संबंधित एवं एक क्षत्रिय थे। इनके पिता शुद्धोधन। बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। ठीक है। कपिलवस्तु के शाक्य के गणराज्य थे, मतलब कि शाक्य के ये गणराज्य मतलब राजा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर ने डैश वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक वन में रहने चले गए। कौन सी मतलब कितनी वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा? 30 वर्ष की में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है। भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर वो ज्ञान की तलाश में चले गए। ठीक है ना। अब देखो, महावीर से संबंधित इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं वो हमें याद रखने। जैसे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ? कुंडल ग्राम, वैशाली, बिहार में। ठीक है ना। और इनके पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। ठीक है ना। और इनके दामाद का नाम है जमाली। ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? पावापुरी, बिहार में। और गृह त्याग मतलब 30 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई का नाम है नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया। ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई? 30 वर्ष की अवस्था में ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, कि जिसे हम कैवल्य बोले। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य बोले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गृह त्याग के पश्चात 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर, कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी के तट पर और शौल वृक्ष के नीचे, कौन से? शौल वृक्ष के नीचे। ठीक है। के नीचे जरंभिक ग्राम में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर स्वामी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? भाई, बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे? बोध गया में। ठीक है। अब देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। बोध गया में
बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। ठीक है। इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर पर हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन, याद रखनी है ये हमें। ठीक है। जिनका निधन इनके जन्म के 7 दिन ही हो गए, मतलब जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई, इनकी माता की महामाया की। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? भाई किसने मुलाकात की? किसने? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है जाओ, वस्यकार ने। किसने? वस्यकार ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है। अब देखो, हर्यक वंश के प्रमुख शासक अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्यकार को गौतम बुद्ध के पास भेजा था। वस्यकार की मृत्यु बुद्ध से भेंट भाई वस्यकार की जो गौतम बुद्ध से भेंट कहाँ पे हुई? राजगृह के समीप। कहाँ पे? राजगृह के समीप ग्रहकूट नामक पर्वत पर हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन पर्युषण पर्व 10 दिनों, कितने दिनों तक? 10 दिनों के लिए किया जाता है। पर्युषण पर्व का आयोजन कितने दिन के लिए किया जाता है? 10 वर्ष के लिए। ठीक है, 10 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है। देखो, अब जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त था, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। ठीक है। श्वेतांबर जो वो सफ़ेद वस्त्र पहने और दिगंबर नग्न, मतलब नंगे रहे, नग्न रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश अपने सोने एवं कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। भाई दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है। दक्षिण भारत है, ये अपने सोने एवं कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य भी बोले। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य भी बोले। और अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है। अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन संबंधित विभिन्न जानकारियों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है। अर्थशास्त्र में मौर्य जो साम्राज्य है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? भाई कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख भारत में नहीं है? कंधार। कौन सा? कंधार। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जाओ। कलसी भी हमारे भारत में स्थित है। कलसी कहाँ पे है? ये कलसी है देहरादून में। ठीक है। गिरनार है गुजरात में और मस्की कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है। देखो, मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। ठीक है। कलसी शिलालेख देहरादून उत्तराखंड में और गिरनार कहाँ पे? गुजरात में। और मस्की शिलालेख कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भाई अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। भाई मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। और मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की अवधि 322 से 185 ईसा पूर्व। 322 से 185 ईसा पूर्व मौर्य शासन की समय अवधि है। ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वेदरथ। कौन था? वेदरथ। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वेदरथ। ठीक है। वर्ष 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक वेदरथ की हत्या उसके सेनापति किसने? पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। भाई उनकी मृत्यु के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अपना शुंग वंश की स्थापना करी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? भाई मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक है बिंदुसार। कौन? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है। मौर्य साम्राज्य का पहला शासक था चंद्रगुप्त और दूसरा शासक
बिंदुसार, ठीक है ना, बिंदुसार। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की अवधि, ठीक है, 322 से 185 ईसा पूर्व, 322 से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य शासन हुआ, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की अवधि 322 से 298 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 तक, और बिंदुसार का शासन हो 298 से 273 तक, ठीक है। बिंदुसार के बाद आए अशोक का शासनकाल 273 से 132 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अब देखो नोट करके हमें याद रखनी है, अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 को कब हुआ, 269 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन, ठीक है, प्रदर्शन डैश, तो अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जाएगा, ठीक है। अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन शामिल नहीं है, ठीक है। देखो अब इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने हैं। मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु जिन नियमों की संहिता प्रस्तुति की, उसको अशोक के शिलालेख में धम्म, उसे अशोक के शिलालेख में क्या बोले हम, धम्म कहा गया है। अशोक की धम्म नीति का पूरा मतलब मूल सिद्धांत है वो स्वयं नियंत्रण था, क्या, स्वयं नियंत्रण था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। भाई चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार, ठीक है, पुत्र का नाम बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र अशोक, तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन है, अशोक, ठीक है। अशोक बिंदुसार का पुत्र एवं चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, तथा अशोक की माता का नाम सुभद्रांगा, कौन, सुभद्रांगी, कौन, सुभद्रांगी था, ठीक है। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, ये हमें याद रखनी है, सुभद्रांगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट डैश साम्राज्य की स्थापना 322 और 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की गई, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने करी, तो किसकी, मौर्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 और 321 ईसा पूर्व में करी, ठीक है। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने करी, और पाल वंश की स्थापना गोपाल ने, और मुगल वंश की स्थापना कौन ने करी, बाबर ने करी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे और डैश लिपि में लिखे थे। भाई अशोक के जो शिलालेख है वो किस भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, और लिपि कौन सी उनकी, ब्राह्मी लिपि, कौन सी, ब्राह्मी लिपि, प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किया, अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किया। अशोक के समस्त अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, ठीक है। अशोक के केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि खरोष्टी, इनकी लिपि, इन 2 अभिलेखों की लिपि कैसी, खरोष्टी, ये हमें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। भाई कौन सा मौर्य मतलब सम्राट है जो शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, अशोक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ, कौन, सम्राट अशोक, ठीक है। मौर्य साम्राज्य अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14, एवं दीर्घ स्तंभों की संख्या कितनी है, 7, दीर्घ स्तंभों की संख्या 7 और शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, भाई चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है, कौटिल्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु है कौटिल्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। इनका नाम मतलब कि कौटिल्य का नाम चाणक्य भी और विष्णुगुप्त भी है, ठीक है ना। चाणक्य के नाम से भी जाने हम इन्हें और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा,
मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक डैश के अनुयायी थे। भाई जो अशोक है ये किसके अनुयायी है? बौद्ध धर्म के। किसके? बौद्ध धर्म के। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ ठीक है, अशोक किसके अनुयायी है? बौद्ध धर्म के। ठीक है, सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हमें याद रखने, इंपोर्टेंट जो पॉइंट है। ठीक है, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। कब? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, कितने? 8वें वर्ष ही, मतलब कि 261 में। कब? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 में। ठीक है, अशोक को देवानाप्रिय, मतलब कि देवताओं का प्रिय, देवानाप्रिय प्रियदर्शी मतलब देवताओं का प्रिय के उपनाम से भी जाना जाता है। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? उपगुप्त ने। ठीक है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? उपगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब, भाई पाटलिपुत्र को अब किस नाम से जाने? हम पटना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ ठीक है, पाटलिपुत्र अब हम किसके नाम से जाने? पटना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? भाई किसने बौद्ध धर्म के प्रचार का बीड़ा उठाया? किसने? अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने धर्म प्रचारक अन्य स्थानों पर भेजे थे। भाई धर्म को जो प्रचार करने वाले वो अन्य अलग अलग स्थानों पर भेजे। ठीक है, देखो अब जैसा कि महाराष्ट्र में भेजा महाधर्म रक्षित को। ठीक है, श्रीलंका में महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा और यमन देश में भेजा महारक्षित को। ठीक है, और सुवर्ण भूमि पर भेजा सोना एवं उत्तरा को और हिमालयी जो देश है उन पर मज्जम को भेजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के 8वें वर्ष बाद ही कलिंग पर आक्रमण किया। 8वें वर्ष बाद ही कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है, 8वें वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अशोक ने 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। मतलब अशोक के शिलालेखन की जो, मतलब कलिंग युद्ध की जो जानकारी है ना, 13वें शिलालेख से जानकारी प्राप्त है हमें अशोक के 13वें शिलालेख से। ठीक है ना, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी मतलब देवताओं का प्रिय के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? अशोक को। किसे? अशोक को। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? भाई सांची का महान स्तूप किस राजा के शासनकाल में बनाया गया है? अशोक के में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ ठीक है, अशोक के शासनकाल में बनाया गया है। ठीक है, सांची का स्तूप ये कहाँ पे? रायसेना के मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, ठीक है, में स्थित है। वर्ष 1989 में सांची के स्तूपों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कब? 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया है सांची के स्तूप को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई? भाई अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में। ठीक है, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। 232 ईसा पूर्व में, यह हमें याद रखनी है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? किसने विजय का त्याग? अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अशोक ने कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर युद्ध की नीति का त्याग कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? भाई मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा? सेल्यूकस निकेटर ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
मेगास्थनीज ने मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका लिखी है, जिसमें मौर्य इतिहास की जानकारी है। इसमें मौर्य इतिहास की जानकारी है इंडिका में, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर, ये कहाँ के? यूनान का शासक चंद्रगुप्त मौर्य, ये सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? भाई भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। कौन? पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो पुष्यमित्र शुंग से इंपोर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश के शासनकाल की अवधि 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक की, ठीक है ना। भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। कौन? सिमुक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, सिमुक, ठीक है। अब देखो सातवाहन वंश से संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश की राजधानी पैठान, जिसे हम प्रतिष्ठान भी बोले, ठीक है। सातवाहन वंश की राजधानी पैठान थी और सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन डैश भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था, तो कहाँ पे? दक्षिण में। कहाँ पर सातवाहन वंश? कहाँ पे? दक्षिण में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, जाओ, ठीक है। अब देखो इंपोर्टेंट पॉइंट, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। सातवाहन वंश का प्रथम यशस्वी शासक सतकर्णी प्रथम था, ठीक है। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था। सातवाहन वंश शासित मुख्य क्षेत्र जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में, ये दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध शासक कनिष्क डैश वंश से संबंधित था। भाई कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, जाओ, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट, कुषाण वंश के अन्य जो प्रमुख शासक है विम कडफिसस, कुजुल कडफिसस और वासिष्क और हुविस और वासुदेव, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान तक की अवधि को भारतीय इतिहास में डैश के रूप में जाना जाता है। भाई किसके रूप में जाना जाता है? उत्तर मौर्य काल के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, उत्तर मौर्य काल के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? भाई किस राजवंश ने मौर्य काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया? कुषाण ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है, कुषाण ने। अब देखो कुषाण वंश से संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसस थे, ठीक है। कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क था और मूर्तिकला की मथुरा तथा गांधार शैली का जन्म कनिष्क के समय हुआ था। मैंने कनिष्क के समय ही गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ, ठीक है। कनिष्क के सिल्क मार्ग पर नियंत्रण किया। कनिष्क ने सिल्क मार्ग पर नियंत्रण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्योत्तर काल डैश वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी, ठीक है। उसे बोले हम दास कर्मकार। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। भाई जिनके पास मौर्य काल में जिनके पास जमीन नहीं, उन्हें बोले हम दास कर्मकार, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की? शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब देखो शुंग वंश से इंपोर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने हैं। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने करी और स्थापना कब करी? 195 ईसा पूर्व में की, ठीक है। अंतिम मौर्य शासक वेदरथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। वेदरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की गई, ठीक है। शुंग वंश के अन्य प्रमुख शासक है अग्निमित्र, वसुमित्र, वज्रमित्र तथा देवभूति आदि। ये कहाँ के? शुंग वंश के शासक है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डैश जो कनिष्क के दरबार में रहते थे
रहते थे ने बौद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की है। भाई बुद्ध चरित्र की रचना किसने करी? अश्वघोष ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने। और ये जो अश्वघोष है ये कनिष्क के दरबार में रहवे करे, ठीक है ना। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क को हम द्वितीय अशोक के नाम से भी जाने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र, चरक तथा पाशर्व जैसे विद्वान रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गांधार कला शैली जिसे स्कूल ऑफ आर्ट भी बोले, ठीक है, गांधार कला शैली किस राजवंश के तहत विकसित हुई? भाई गांधार शैली और मथुरा शैली किसके शासन में? कुषाण, किसे? कुषाण वंश के शासनकाल में। और कुषाण के भी कनिष्क के शासनकाल में मतलब विकसित हुई गांधार शैली और मथुरा शैली। कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के शासनकाल में कला में संबंधित दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, गांधार शैली और मथुरा शैली का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? भाई चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन है? कुमार देवी। कौन? कुमार देवी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी, ठीक है। अब देखो चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने, गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक हो चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। महाधीराज की उपाधि से विभूषित, मतलब महाधीराज की उपाधि भी चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई, ठीक है। गुप्त वंश गुप्त संवत का प्रारंभ करता, मतलब गुप्त संवत है जो किसने स्टार्ट किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने ही, ठीक है। लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाहित, मतलब कुमार देवी के साथ विवाह हुआ चंद्रगुप्त प्रथम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? भाई विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो चंद्रगुप्त द्वितीय से इंपोर्टेंट पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधियाँ जैसे विक्रमांक, परम परम भागवत आदि, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम की उपाधियाँ महेंद्र द्वितीय श्री महेंद्र, ठीक है। समुद्रगुप्त की उपाधियाँ कविराज, एप्रेतिरथ और पराक्रमांक आदि। महाधीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई, ठीक है, महाधीराज की उपाधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए? हर्षवर्धन के द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए? 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जब वो 3 नाटक है हमारे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये नाटक किसके द्वारा लिखे गए? हर्षवर्धन के द्वारा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखने, ठीक है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासक चंद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन है? प्रयाग प्रशस्ति जिसे हम इलाहाबाद स्तंभ के नाम से भी जाने, इसके रचयिता कौन है? हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त शासक समुद्रगुप्त को संपूर्ण पृथ्वी को विजित, मतलब कि संपूर्ण पृथ्वी को विजित को मतलब विजेता करने वाला बताया गया है, ठीक है। हरिसेन द्वारा रचित है ये प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश डैश ने उन्हें रोक दिया। भाई चालुक्य नरेश किसने इन्हें रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। चालुक्य वंश के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। कौन सी नदी? नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। इसका उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है, ऐहोल अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। भाई नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? कुमारगुप्त ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, जब किसने? कुमारगुप्त ने, ठीक है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के यहाँ नाम से भी किसे जाने हम? नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा। भाई भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा? विसेंट स्मिथ ने। किसने? विसेंट स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? किस पे? नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हर्षवर्धन को पराजय झेलनी पड़ी, मतलब हर्षवर्धन इसमें पराजित हो गए, पुलकेशिन द्वितीय विजयी हो गए इस युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि एवं हर्षचरित के लेखक हैं? हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं हर्षचरित एवं कादम्बरी। बाणभट्ट की प्रमुख रचना हमें याद रखनी है, हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों हमें याद रखनी है। ठीक है, राजशेखर को महिपाल एवं महेंद्रपाल प्रथम दोनों के संरक्षण प्रदान किया गया था। राजशेखर की प्रमुख रचना काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा राजशेखर की प्रमुख रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट की प्रमुख रचना आर्यभट्टयम एवं सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया? 12। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। कितने शासकों को? 12 शासकों को पराजित किया। ठीक है, अब देखो इंपोर्टेंट पॉइंट, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की विजय के लिए 3 नीति अपनाई। कितनी नीति? 3 नीति अपनाई। ठीक है, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन है? हरिसेन। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? मतलब इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है उस पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? समुद्रगुप्त की। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, समुद्रगुप्त की। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, जिसे हम इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाने, स्तंभों के एक सप्तम श्लोक में समुद्रगुप्त के विजयी अभियानों का उल्लेख वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया। किसने? हेनसोंग ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ, ठीक है, हेनसोंग। चीनी यात्री हेनसोंग ने अपने ग्रंथ सीयू की, हेनसोंग का ग्रंथ कौन सा? सीयू की नाम से लिखा है। सीयू की नाम से लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट एवं मयूर नामक प्रमुख विद्वान रहते थे। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहे? बाणभट्ट और मयूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम और मतलब शकुंतला और राजा डैश की प्रेम कथा है। भाई अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और कौन से राजा की? दुष्यंत। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्णकाल कहा जाता है। मतलब स्वर्ण युग कौन से साम्राज्य के काल को बोले हम? गुप्त साम्राज्य के। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, भारत का स्वर्ण युग भी बोले हैं, स्वर्ण युग गुप्त काल के शासनकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुप्त साम्राज्य का शासनकाल कला एवं साहित्य की दृष्टि से भारतीय सभ्यता का स्वर्णकाल था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित कौन सी नहीं है? बेसर शैली है, नागर भी है, द्रविड़ शैली है, लेकिन ऊर्ध्वाधर ना है, ऊर्ध्वाधर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, ठीक है, भारत में मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियाँ द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली हैं। द्रविड़, नागर और बेसर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? इस संगम साहित्य का संबंध किससे है? मदुरई। मदुरई ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ मदुरई। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। संगम साहित्य, प्राचीन संगम काल में जिन संगम ग्रंथों की रचना हुई उनको संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित हुए। प्रथम संगत अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में मदुरई में हुआ। द्वितीय संगम भी अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में कटालपुरम में हुआ। कहाँ पे? कपाटपुलम में हुआ। ठीक है, तृतीय जो संगम है ये नक्कीकर की अध्यक्षता में मदुरई में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिनमें दास भी शामिल होते थे को डैश के रूप में जाना जाता था। भाई किसके रूप में जाना जावे? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ। ठीक है, कैडेसियार और अधिमई के नाम से जाने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चोल, जिसे अभिलेखों के अनुसार विद्वानों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? भाई चोल अभिलेखों के अनुसार विद्वानों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? मतलब रख रखाव भूमि को क्या बोले हम? साला भोग। क्या? साला भोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, साला भोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चोल काल के दौरान मूवेंदवेलम और अय्यार डैश की उपाधियां थी। किसकी उपाधियां थी? धनी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, धनी भूस्वामियों की। ठीक है, धनी भूस्वामियों की। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की? भाई रवि कीर्ति ने किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, पुलकेशिन द्वितीय। कौन से? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, रवि कीर्ति का संबंध ऐहोल अभिलेख से भी है। यह चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन है? रवि कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, जिसे हम ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाने हम कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली में निर्मित है। और यह कौन सी शैली में निर्मित है? नागर शैली में। और यह कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। इसका निर्माण गंग वंश के प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित है। इस मंदिर को वर्ष 1984 में, कब? 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। कब? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? भाई तंजावुर को जो राजराजेश्वर मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, भगवान शिव को। कौन से? भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, भगवान शिव को समर्पित है राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर, जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाने। ठीक है, का निर्माण राज प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शैली कला में उत्तम मतलब द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु राजस्थान में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। राजराजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश का संस्थापक था? वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन है? विद्या शक्ति। कौन? विद्या शक्ति। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस वंश के शासक ने 1999 में कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया था? 1999 में कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया? चंदेल वंश ने। किसने? चंदेल वंश ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, चंदेल वंश ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। चंदेल वंश का स्थापना 9वीं शताब्दी में नन्नुक द्वारा की गई। किसके द्वारा? नन्नुक द्वारा। ठीक है, राजधानी खजुराहो। चंदेल वंश का अंतिम और शक्तिशाली शासक कौन? परमदेव, जिसे हम परमल के नाम से भी जाने।
चंदेल वंश के दौरान निर्मित प्रमुख मंदिर कदरिया महादेव मंदिर एवं विष्णु, ये चतुर्भुज शैली में बने हुए हैं। ठीक है, कदरिया महादेव मंदिर और विष्णु का जो मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कदमाई। कदमाई डैश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था, किसका? चोल का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? भाई मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का राजा कौन है? दाहिर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, कौन? दाहिर। वर्ष 711 से 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ था। इस आक्रमण के समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन, किसका? राजा दाहिर का शासन, मोहम्मद बिन कासिम के समय। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद डैश द्वारा लिखा गया था। भाई किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गया? अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल बरूनी के द्वारा। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट, अल बरूनी मूल ग्रंथ किताबुल हिंद अल बरूनी द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक में 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? भाई तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में, और प्रथम युद्ध 1191 में। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, और परिणाम मतलब कि हम पृथ्वीराज चौहान जो जीत गए, विजयी हो गए। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हो गई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दीवान अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन डैश का एक विभाग था। दीवान अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन डैश किसका एक विभाग था? सैन्य विभाग। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, सैन्य विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंपोर्टेंट पॉइंट, दीवान अर्ज विभाग की स्थापना बलबल ने की थी। इस विभाग के अध्यक्ष को आरिज ए मुमालिक कहते थे। ठीक है, अब देखो संबंधित पदाधिकारी और विभाग, दीवान ए रसालत ए मुमालिक पदाधिकारी है। ठीक है, दीवान ए इंसा के पदाधिकारी इंसा ए मुमालिक, और दीवान ए विजारत के वजीर ए मुमालिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया। ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की अवधि 1206 से 1210 है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। ऐबक शब्द का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल के दौरान मलिक तथा सिपह सलाहकार की उपाधि धारण की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बलबल ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की? भाई बलबल ने कौन सी उपाधि धारण की? जिल्ल ए इलाही। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, बलबल इलवारी तुर्क था। बलबल एक इलवारी तुर्क था। ठीक है, बलबल का मूल नाम बहाउद्दीन था। बलबल ने जिल्ल ए इलाही ईश्वर की छाया, जिसे हम ईश्वर की छाया की उपाधि भी बोलें, ठीक है, धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की? सिजदा और पैबोस की व्यवस्था किसने शुरू की? बलबल ने, गयासुद्दीन बलबल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, गयासुद्दीन बलबल ने। इससे संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने, लोह एवं रक्त नीति का शासन की व्यवस्था भी किसने करी? बलबल ने करी। ठीक है, लोह एवं रक्त नीति शासन की व्यवस्था बलबल ने
नौरोज़ त्यौहार है, जो पारसियों का नौरोज़ त्यौहार है, ये भी प्रारंभ किया बलबन ने। ठीक है, सिजदा एवं पौबोस की रीति भी किसने प्रारंभ करी? बलबन ने। दीवाने अर्च नामक सैन्य विभाग का गठन भी बलबन ने। तुर्क है चहलगानी, या जिसे हम चालीसा दल भी बोले, के नाम से का दमन किसने किया? बलबन ने। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।